स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे परसेंटेज की। और परसेंटेज की दो वीडियो हमने पहले बना रखी हैं और इसमें जो सवाल उस वीडियो में रह गए थे, जिस टाइप के सवाल, वो हम इस वीडियो में अब कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब इसमें पहला क्वेश्चन। तो पहला सवाल है हमारा, एक विद्यालय में छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% छात्र और 25% छात्राएँ वयस्क हैं तो बताइए कितने प्रतिशत छात्र अवयस्क हैं, यानी जो वयस्क नहीं हैं आपसे उनका परसेंटेज पूछा है। कैसे करेंगे? कहीं भी अगर इस टाइप के अनुपात के आपको सवाल दे रखे हैं परसेंटेज में, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो चीज़ है वो हम लिख लेंगे। हमारे पास इस क्वेश्चन में लड़के हैं और लड़कियां हैं। अब इनका जो अनुपात दे रखा है, छात्र और छात्राओं को जो अनुपात है वो दे रखा है 3:2। और अनुपात अगर कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमें काटने में पीटने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप अनुपात में किसी भी नंबर से गुणा भी कर सकते हो और किसी भी नंबर को भाग भी कर सकते हो। तो इसमें आपको खुली छूट है, चाहे आप गुणा करो चाहे भाग करो। लेकिन अगर आप गुणा करोगे तो दोनों में ही आपको गुणा करना पड़ेगी, अगर आप भाग करोगे तो दोनों में भाग करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम 1 0 इधर लगा लेंगे और 1 0 हमने इधर लगा लिया। अब हमारे पास कि 30 लड़के हो गए और 20 लड़कियाँ हो गई। अब हमारे पास जो ये 30 लड़के हैं, इसमें से 20% जो लड़के हैं ये वयस्क हैं। तो अगर ये 20% वयस्क हैं तो अवयस्क कितने होंगे? भाई हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर ये 20% वयस्क हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि 80% जो लड़के होंगे ये अवयस्क होंगे। तो हम सीधे सीधे इसका 80% निकाल लें। अगर आप 30 का 80% निकालोगे तो आएगा 8 3 24। आगे पहुँचेंगे अब, और ये लिखा हुआ कि लड़कियां जो हैं वो 25% वयस्क हैं। हमें तो वयस्कों से मतलब ही नहीं है, हमसे ये पूछा वयस्क कितने नहीं हैं। तो अगर 25% लड़कियां वयस्क हैं तो 75% लड़कियां ऐसी हैं जो वयस्क नहीं हैं। तो हमें इनका निकालना है 75%। और आप इसका 75% निकालोगे, 20 का 75% आप करोगे तो 75 दूनी 150, ये आपका आ गया 15। टोटल हम जोड़ लेंगे। अब हमारे पास ये वो बच्चे आ गए जो वयस्क नहीं हैं, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे ज़रा। तो 15 और 24 ये हो गए अपने पास टोटल 39 बच्चे। कौन है? ये वयस्क नहीं है। टोटल अपने पास पहले कितने थे? पहले हमारे पास थे 50 बच्चे। तो इन 50 बच्चों में 39 बच्चे वयस्क नहीं हैं और हमसे पूछी ये परसेंटेज, तो गुणा करेंगे हम इसमें 100 से। 50 से काटोगे 2 बार जाएगा तो 39 और गुणा में 2। 39 की आप 2 से गुणा कर दें और यही आपका आंसर हो जाएगा कि भाई इतने % बच्चे वयस्क नहीं हैं। तो 39 दूनी हो गया 78। तो 78% बच्चा वयस्क नहीं है और यही आपसे पूछा है, ये आपका आंसर हो गया। आपको यही परसेंटेज घटा लेनी है। जो भी आपसे चीज़ पूछी है आप बाद में भी घटाएंगे, तो जो पूछा है डायरेक्ट आप घटाते ही चलो पहले से, तो आपको आसानी रहेगी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़कों को और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो बताइए कुल कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। बिल्कुल आसान सवाल, वही काम है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। यहाँ लड़के दे रखे हैं और लड़कियाँ। लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो है 4:1। हमने ये मान लिया। अगर आपको ये कम लग रहे हैं तो आप 1 0 लगा सकते हैं। मैंने 1 0 यहाँ लगाया, 1 यहाँ लगाया, कुल मिलाकर मैंने 10 से गुणा कर ली। अब क्या कहानी है, जो छात्रवृत्ति ले रहे हैं लड़के वो हैं अपने पास 75%। तो अगर ये 75% लड़के, इन 40 का 75% लड़के छात्रवृत्ति ले रहे हैं और हमें मतलब है ना लेने वालों से, तो 25% छात्र ऐसे होंगे लड़के जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप 40 का 25% करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 10। आगे पहुँचे, 70% लड़कियां छात्रवृत्ति ले रही हैं। तो 70% अगर लड़कियां छात्रवृत्ति ले रही हैं तो 30% लड़कियां ऐसी हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रही हैं। तो 10 का आप 30% करोगे, ये हो गया 3। तो 10 और 3 13। 13 बच्चे ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले पा रहे हैं। कितने में? 40 और 10 50 में। टोटल हमारे पास 50 बच्चे हैं। 50 में से 13 बच्चे ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले पा रहे हैं। आप इसको काटोगे ये 2 बार और 13 दूनी 26। तो 26% छात्र
ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। और अगर इसमें आपसे पूछा जाए कितनों को मिल रही है, तो भाई 100 में से अगर 26 को मिल रही है तो 100 में 74% बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है, और ये हैं नहीं मिलने वाले। हमसे इसमें पूछा कितनों को नहीं मिल रही है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि रमा के व्यय और बचत का जो अनुपात है वो 5:3 है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाए और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए आय, व्यय और बचत में आपस में क्या कनेक्शन है। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल आय। आय का मतलब टोटल आपकी जो भी इनकम है। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे व्यय, व्यय का मतलब खर्चा, और फिर आप लिखेंगे यहाँ पे बचत। अब ये 3 चीज़ें हो गई। पहली कंडीशन क्या है कि जो रमा है इसमें जो व्यय और बचत का अनुपात दे रखा है, व्यय और बचत का, तो कितना अनुपात है? 5 और 3। इसका मतलब ये हुआ कि रमा ने 5 रुपये तो खर्च करे और 3 रुपये इसने बचा लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास पहले 8 रुपये रहे होंगे कभी। कितने हैं? 8 रुपये। भाई 8 रुपये थे, 5 रुपये इसने खर्च कर लिए और 3 रुपये इसने बचा लिए। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आय क्या होती है? व्यय और बचत का योग। पता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। 8 रुपये थे, 5 खर्च कर दिए, 3 इसने बचा लिए। अब आगे ये कह रहे हैं कि उसकी जो आय है इसमें 12% की वृद्धि और व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये अनुपात है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसके पास 80 रुपये थे, इसने 50 खर्च करे और इसके पास 30 रुपये बच गए, क्योंकि अनुपात बना लिया हमने, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमें आसानी हो जाएगी इसको काटने पीटने में। तो इसकी आय है, इसमें हुई है 12% की वृद्धि, तो आप इसमें 12% बढ़ा लेंगे। जब आप 12% इसमें बढ़ा लेंगे तो भाई पहले तो 12% निकाल लें आप, कितना आएगा? 80 का अगर आप 12% निकालेंगे, 12 8 96, 9.6, तो ये मिल गया अपने पास 89.6। अगर आप एक जीरो और लगा लेते तो और आसानी हो जाती। आगे बढ़ेंगे। इसका जो व्यय है इसमें वृद्धि हुई है 15% की, तो आप पहले तो 15% निकालेंगे 50 का। 15 पंजे 75, 7.5 रुपये, और 50 में आप जोड़ेंगे तो ये हो गया 57 रुपये 50 पैसे। अगर आपके पास 89 रुपये 60 पैसे हों और आपने 57 रुपये 50 पैसे खर्च कर दिए तो आपके पास बचे कितने? यहीं से आप बता सकते हैं इसको घटा के। तो 6 में से आप 5 निकालोगे, आपके पास बचेगा 1, और 9 में से आप 7 निकालोगे, यहाँ मिलेगा अपने पास 2, और 8 में से 5 निकालोगे, यहाँ बचेगा अपने पास 3। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले हम 30 रुपये बचा रहे थे, अब हम बचा रहे हैं 32 रुपये 10 पैसे। तो कितने रुपये हमारे बढ़ गए यहाँ से देखें ज़रा, तो 2 रुपये 10 पैसे हमारे बढ़ गए। कितने पे बढ़े हैं? 30 पे बढ़े हैं, तो इसके नीचे हम 30 लिखेंगे, और परसेंटेज चाहिए तो हम गुणा करेंगे 100 से। यहाँ इसका एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आएगा और इस जीरो से इसको निपटा देंगे। तो 3 से काटोगे, 3 सत्ते 21, तो 7% की वृद्धि हो गई इसके बचत में, और यही आपसे पूछा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ एक एक जीरो और लगा लेते तो ये पॉइंट भी नहीं आते आपके, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं a और b ऐसी हैं कि a का 5% और b का 4% का योग, और उधर a का 6% और b के 8% के योग का 2/3 है, तो a अनुपात b आपको बताना है। क्या कहानी है कि a का 5%, तो a का आप लिखेंगे यहाँ 5% प्लस b का 4%, ये लिखा मैंने, और इसका योग a के 5% और b के 4% का योग जो है वो क्या दे रखा है कि a का 6%, a का 6% और b के 8% योग का 2/3 है, तो 2/3 मैंने यहाँ लगा दिया। अब क्या करना है, हमें सीधे a और b की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखो कि परसेंटेज यहाँ भी है, परसेंटेज यहाँ भी है, परसेंटेज यहाँ भी है, परसेंटेज यहाँ भी है। अगर हम इसमें से परसेंटेज कॉमन निकालेंगे तो वो हमारी कट जाएगी, तो परसेंटेज का तो कोई रोल बचा नहीं। तो ये बचा अपने पास 5a प्लस में 4b बराबर, ये बचा 6a और 8b, और इधर आप आओगे तो यहाँ गुणा में 2 है, और जो नीचे वाला 3 है वो यहाँ पहुँच जाएगा इसके पास में गुणा में 3। अब आप इसके अंदर गुणा कर लें,
तो 3 पंजे 15A, 3 चौक 12B। आगे पहुँचो इस वाले में 6 की गुणा 2 से करोगे 6 दूनी 12A और 2 अट्ठे 16B। दोनों तरफ प्लस है। इस 15A में से आप 12A को घटाएंगे तो 15 में से 12 घटाओगे तो मिलेगा अपने पास 3A और इस 16 में से इस 12 को घटाओगे तो आपको मिलेगा 4B। A के सामने A की वैल्यू होती है अनुपात में और B के सामने B की वैल्यू होती है अनुपात में। हमसे पूछा A अनुपात B, तो आंसर आया इसका 4:3। 3:4 मत कर दियो, गलत हो जाएगा आपका। ये आपका ठीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, जैसी इसकी लैंग्वेज है आप उसी में इसको ढालते चले जाएं, आराम से कर लेंगे। और परसेंटेज का इसमें कोई रोल नहीं था क्योंकि आप यहाँ 100 लगाएंगे, यहाँ 100 लगाएंगे, यहाँ 100, यहाँ 100, एलसीएम 100, वो कट जाएगा क्योंकि ये बराबर में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या का 60% अगर दूसरी संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर स्वयं का 52% रह जाती है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। बिल्कुल आसान और बेसिक सवाल है। सवाल ये है कि कोई हमारे पास दो संख्याएं दे रखी हैं, अगर हम पहली वाली संख्या का 60% दूसरी वाली संख्या में से घटा लें तो जो दूसरी वाली संख्या है वो खुद अपने का घट के 52% रह जाती है। देखें क्या है, पहली संख्या का 60%, मैंने पहली संख्या A मान ली है तो पहली संख्या का 60%। आगे क्या है, अगर इसी 60% को आप दूसरी संख्या में से घटा लेंगे तो दूसरी संख्या कितनी बच रही है, अपने का 52% बच रही है। भाई कोई भी संख्या है तो 100% होती है, कितनी रह गई है, 52% रह गई, तो इसका मतलब कितनी घट गई है, 48% घट गई। अब कहानी क्या है कि इस संख्या का 60% इस संख्या में से घटाया जाए जो कि मैंने दूसरी मानी है, तो ये घट के 52% रह गई, यानी अभी भी ये 52% है। तो अगर ये 52% है तो घटी कितनी, 48%, और ये घटने की वजह किसकी है, 60% की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरी संख्या है B, उसका जो बचा हुआ कितना है, 48%, ये बराबर है। बात आई दिमाग में नहीं आई। इस संख्या का 60% आप इसमें से जब घटाओगे तो ये संख्या घट के खुद का 52% रह रही है। इसका मतलब 52 तो अभी भी मौके पे है, तो घटी कितनी है, केवल 48 ही तो घटी है, और 48 घटने की वजह कौन है, ये 60%। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका 60% और इसका 48% आपस में बराबर है। और जैसे ही बराबर आया, अब क्या दिक्कत है, A और B का आपसे अनुपात पूछा है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। परसेंटेज इधर भी है और परसेंटेज इधर भी, खेल खत्म हो गया इसका। 12 का पहाड़ा आपको याद है, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48। यहाँ क्या मिला हमारे पास, 5 गुणा में A या 5A, जो भी आप लिखना चाहो, और इधर मिलेगा अपने पास 4B। अनुपात पूछा है तो अनुपात में आमने सामने की वैल्यू, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो A के सामने कौन है, 4, और B के सामने कौन है, 5। तो अनुपात क्या हो गया, पहली संख्या और दूसरी संख्या का, कि 4:5 हो गया आपका आंसर। इसमें कुछ नहीं था, एक लाइन का सवाल है, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि A B से 40% अधिक है और B C से 20% कम है, तो A और C का अनुपात बताइए। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम A और B का निपटा लें, क्या मामला चल रहा है इनका, A और B। A B में ये लिखा गया है कि जो A है ये B से 40% अधिक है, जिसके साथ में से लगा है आपको उसी को 100 मानना है, और 40% अधिक है तो आपको यहाँ बढ़ा के लिख देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 100 है तो ये कितना होगा, 140, और अगर आप इसको काट लेंगे तो ये मिलेगा 7 और ये मिलेगा 5। मैं इसको सब मिटा कर अनुपात लिख दे रहा हूँ कि A और B का जो अनुपात है वो है 7:5। 7:5 A/B। मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई A/B जो है वो है 7:5। अगर आप फ्रैक्शन से भी करोगे तब भी आपका यही रेशियो आएगा। अगली कंडीशन क्या है कि जो B है वो C से 20% कम है। B जो है वो C से, जिसके साथ में से है वही आपका 100 है, 20% कम है, तो ये कितना होगा, 80। आप इसे काटोगे तो ये मिलेगा 4 और ये मिलेगा 5। तो B/C की वैल्यू कितनी आई है, B/C की वैल्यू आई है 4:5। हमसे पूछा है A और C का। A और C का कनेक्शन क्या है, लेकिन दिक्कत थोड़ी ये है, यहाँ पे B की वैल्यू 5 है और यहाँ पे B की वैल्यू 4 है, और B कोई एक ही नंबर है,
तो दोनों जगह सेम होना चाहिए था। या तो आप डायरेक्ट यहीं गुणा कर लें, इसमें 4 से करेंगे तो ये 20 बनेगा, इसमें 5 से करेंगे तब ये 20 बनेगा। एक तरीका ये है। और जो बिल्कुल बेसिक और आसान तरीका है वो क्या करते हैं, हम ए बी सी का अनुपात निकालेंगे। ए बी सी, पहली वाली लाइन में ए की वैल्यू कितनी है 7, वो मैंने यहाँ लिखी। बी की वैल्यू कितनी है 5, वो यहाँ लिखी। इस पहली लाइन में सी की तो कोई वैल्यू है नहीं, जब नहीं है तो जिसके सामने खाली जगह है वही नंबर आप पहुँचा दें। तो 5 के सामने खाली जगह थी, मैंने 5 लिख दिया। अब आ जाओ इस दूसरी लाइन में, यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 4, तो बी के नीचे आपको लिखना है 4। सी की वैल्यू कितनी है 5, वो आप यहाँ लिखेंगे। इसमें ए नहीं है तो ए के सामने खाली जगह है, जिसके सामने खाली जगह है वही पहुँच जाएगा। तो 4 के सामने खाली जगह है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। हो गया आपका काम। 7 चौक 28, इनकी गुणा करेंगे हम और ये बनेगा अपने पास 5 चौक 20, ये हो गया। आगे पहुँचेंगे 5 पंजे 25। ये तीनों के अनुपात आ चुके हैं ए बी सी के। लेकिन हमसे तो ए और सी का पूछा है, हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है। ए अनुपात सी, तो ए का कितना है 28 और सी का कितना है 25। अगर ये दोनों किसी से कटते हैं तो हम काट देंगे और नहीं कटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 28 अनुपात 25। बिल्कुल बेसिक है, स्टेप बाय स्टेप है, कोई भी इसमें शॉर्टकट नहीं है, सीधे आपको ऐसे कर लेना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने कुछ अंडे खरीदे, उसमें से 10% अंडे सड़ गए और जो शेष अंडे बचे उसका 80% पड़ोसियों को दे दिया और अब उसके पास 36 अंडे बचे हुए हैं। तो बताइए प्रारंभ में उसके पास अंडों की संख्या कितनी थी या उस व्यक्ति ने कितने अंडे खरीदे। बिल्कुल आसान सवाल है, हमें अंडे नहीं पता अभी कितने हैं, तो हमने ये मान ली कि उसके पास अंडे जो थे वो x थे। अब कहानी क्या है कि 10% सड़ गए। कोई भी चीज़ है वो 100% तो है। अगर आप 10% अंडे आपके सड़ गए तो आपके पास बचे कितने 90%। तो जो बचेंगे उसी से काम होना अपने पास। तो x लेकर आया, उसका 90% इसके पास बचा हुआ है। आगे पहुँचो। अब जो इसके पास सड़ने के बाद बचे थे वो बचे कितने हैं 90%। उसके बाद जो बचे उसमें से 80% इसने पड़ोसियों को दे दिए। तो अगर अब ये अपने आप में फिर 100% हो चुका है। 80% अगर आप पड़ोसी को दे दोगे, हर चीज़ बची हुई है वो 100% फिर से हो गई। तो 80 देने के बाद आपके पास बचेंगे सिर्फ और सिर्फ 20% अंडे। तो वो मैंने यहाँ लिखा 20%। और अब इसके पास कितने अंडे बचे हैं संख्या में, वो बचे हैं 36। बस यहाँ से आप x निकाल लें। तो 0 से 0 काट लें आप पहले, ये 2 0 कैंसिल हो गए। 9 दूनी होते हैं 18 और 18 दूनी होते हैं 36। तो ये बचा अपने पास x, नीचे बचाएगा 100 और इधर मिलाएगा 2, कोई नहीं है नीचे 1। x की वैल्यू कितनी हो गई 200। तो प्रारंभ में जो अंडे ये खरीद के लाया था आदमी, कितने अंडे लेकर आया था 200 अंडे, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गईं और जो बाढ़ में बहने के बाद बकरियां बचीं उसमें से 5% किसी बीमारी से मर गईं और अब जो है गांव में 8360 बकरी मौजूद है। तो आपसे ये पूछा है कि बाढ़ आने से पहले उस गांव में बकरी कितनी थी। बिल्कुल आसान सवाल, कैसे करेंगे। तो हमें नहीं पता कि भाई गांव में कितनी बकरियां हैं, तो हमने उन बकरियों की संख्या को मान लिया x। अब अगर 12% बकरी बाढ़ में बह जाती है तो हमें तो बचा हुई से मतलब है। तो कोई भी बकरी है, कोई भी चीज़ है वो 100% है। अगर 12% बकरी बाढ़ में बह गई तो बची कितनी, भाई आप 100 में से 12 घटा देंगे। तो हमारे पास इस समय गांव में जो बकरी बची हुई है वो बची है 88%। फ्रैक्शन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अब जो ये बची हुई हैं इसमें से 5% बकरियां कोई बीमारी से मर गई। तो आप ये ऐसा मत कर दियो कि 88% बची हैं इसमें से 5 कम कर दो, नहीं, जो आपके पास बचेंगी अपने आप से फिर 100% हो गई। तो आपको फिर 100 में से घटा के लिखना है कि 100% है ये अब इस समय, और 5% बीमारी से मर गई तो कितनी बचेंगी 95%। वो मैंने यहाँ लिखा। अब कितनी बकरी हैं इस समय गाँव में, तो इस समय गाँव में है 8360 बकरी। हो गया आपका काम। अब अगर कोई किसी से कटेगा तो आप आराम से उसको काटेंगे और नहीं कटेगा तो देखेंगे आगे क्या है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप इसको 5 से काट लें, तो ये जाएगा 19 बार, और आप इसे काटेंगे 5 से तो ये जाएगा 20 बार। और कुछ कटेगा इसमें, 4 से काटेंगे आप इसे तो 4 पंजे 20 और 4 से आप इसे काटोगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। अब क्या है अपने पास और भी कुछ कट सकता है, बिल्कुल
आप इसको काटेंगे 2 से तो ये चला जाएगा 11 बार, ये चला जाएगा 50 बार। आगे पहुँचे, बिल्कुल वैसा ही लिख लें जैसा लिखा हुआ है। अब अपने पास बचा 11 गुणा में 19 और नीचे कितना बचा 50 गुणा 5, तो 50 पंजे हो गए 250। आगे इधर क्या बचा, इधर तो वही बचा हुआ है जो है अपने पास 8360। 8360 अब आप यहाँ काट लें, तो 11 से आप इसको काट लें आराम से, हालांकि ऊपर ही काट सकते थे। 11 सत्ते होते हैं 77, 6 बचे 66 हो गया, 11 छंग 66। 19 का पहाड़ा आपको याद है, 19 चौक होते हैं 76, ये हो गया 40। बस x की वैल्यू कितनी आ गई 40 अपने पास वो है, और ये गुणा नीचे है, गुणा पहुँचेंगे 250, तो 25 चौक होते हैं 100, 25 चौक 100 और 2 जीरो आप और लगा दें। तो जो गांव में बकरियां थीं पहले, बाढ़ आने से पहले 10,000 बकरी गांव में घूम रही थी, और घूमने के बाद बाढ़ आई, बीमारी आई, इतनी बच गई। बस यही आपका आंसर है, यही आपसे पूछा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय है और 30% परिवारों के पास भैंस है, और 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों है। पूरे गांव में 96 परिवार हैं, तो आपको ये बताना है कि ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास गाय और भैंस कुछ भी नहीं है। कैसे करेंगे देखें जरा। गाय कितने के पास है, एक डायग्राम छोटा सा बना लो समझने के मकसद से। ये गाय और भैंस, ये इधर हो गया आपका गाय और इधर हो गई आपकी ये भैंस, और बीच वाले जो हैं ये दोनों रख रहे हैं। तो गाय कितने लोगों के पास है, गाय है 60% लोगों के पास। भैंस कितने लोगों के पास है, 30% लोगों के पास। दोनों जानवर कितने के पास हैं, 15% के पास। तो हम ये देखेंगे कि भाई टोटल कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास जानवर हैं, कितने प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जो जानवर रख रहे हैं, कितने प्रतिशत परिवारों के पास जानवर हैं, परिवारों के पास जानवर हैं। ये क्लियर बिल्कुल आपको एक एक चीज़ पता लग जाएगी, कितने परिवारों के पास जानवर हैं। कैसे निकालेंगे, 60 के पास गाय हैं और 30 के पास भैंस हैं, 60 और 30 90, ये 15 दोनों में कॉमन है, तो 15 घटा लेंगे इसमें से, 60 और 30 90, 90 में से आप 15 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 75। तो 75% परिवार ऐसा है जिनके पास जानवर हैं। तो जो जानवर नहीं रख पा रहे हैं वो कितने हो गए, तो कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास जानवर नहीं है। अगर 75% लोग जानवर रख रहे हैं तो आप ये कह सकते हो कि भी 25% ऐसे हैं जिनके पास कोई भी जानवर नहीं है। अब अपने पास टोटल परिवार कितना है, 96 परिवार है, तो इसका आप 25% निकाल लेंगे और काट पीट करके देखेंगे तो 25 चौका 100 और ये 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई भी जानवर नहीं है। तो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर कहीं भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो जो दोनों कॉमन होते हैं आप उसको घटा लिया करें। मैं 60 के पास गाय थी, 30 के पास भैंस है, तो 90% लोगों के पास हो गया। लेकिन 15% ये इधर भी काउंट है, इधर भी काउंट है, तो आप 15 को निकालना पड़ेगा क्योंकि 2 बार जोड़ोगे और कायदे में एक ही बार होना चाहिए। तो इसको घटा लेंगे हम, तो 60 और 30 90, 90 में से 15 निकाला 75। तो 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास जानवर हैं, और अगर 100% में से 75% जानवर रख रहे हैं तो आप आसानी से बता सकते हो कि 25% लोग जानवर नहीं रख रहे हैं। और टोटल परिवार अपने पास कितना है, 96, तो 96 का 25% निकालोगे तो 24 परिवार ऐसे आएंगे जिनके पास जानवर है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि किसी गाँव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या का 90% है। कोई गांव है जिसमें स्त्रियों की जो संख्या है वो पुरुषों की संख्या का 90% है, तो आपको ये बताना है पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या का कितने % है। बिल्कुल आसान, पहले आप यहाँ लिख लें पुरुष और इधर लिख लें स्त्री। पुरुषों की जो स्त्रियों की संख्या है वो पुरुषों का 90% है, पुरुषों का 90% है। तो पुरुष अगर 100 हैं तो स्त्रियाँ कितनी हैं, 90। बस हो गया आपका काम। अब पूछा क्या है, आपसे ये पूछा पुरुषों की संख्या स्त्रियों का कितने % है। कितनी संख्या है अभी अपने पास, 100। किसके साथ में का लगा, अब स्त्री के साथ में, तो जिसके साथ में का वो नीचे और गुणा करेंगे आप इसमें 100 से। बस हो गया काम आपका। ये बना 1000 और नीचे आ गया आपका 9। अगर पॉइंट में है तो पॉइंट से काट लें और नहीं तो आप ऐसे ही काट लें। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 बचाएगा, तो 111 सही 1/3, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 111.33।
जैसे भी आपके आंसर हैं उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की जनसंख्या 6600 है तो कितने लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं। भाई गांव में कितने भी लोग हों 100% तो होंगे ही, ये तो बात तय है। और 100% में दो वैरायटी के लोग हैं, शिक्षित हैं और अशिक्षित हैं। शिक्षित और अशिक्षित। और शिक्षित हैं कितने भी, शिक्षित कम है और अशिक्षित ज़्यादा है। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि शिक्षित कितने हैं अपने पास 30%। तो आप ये बता सकते हो अगर 30% शिक्षित हैं तो अशिक्षित 70% रहे होंगे, बस हो गया काम। अपने पास टोटल 6600 हैं और 6600 का आपको 70% चाहिए। ये डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, कोई ऐसे बनाने की प्रोग्राम की कोई ज़रूरत नहीं थी। गुणा कर लेंगे, ये 0 हो गया, 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 4 46। तो 4620 लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। बिल्कुल आसान सवाल है। तो इस टाइप के सवाल कहीं भी होंगे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये पूरा बनाने का इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे आपको ध्यान रखना है कि 30% पढ़े लिखे हैं तो 70% अनपढ़ होंगे, बस 6600 का सीधे 70% आप निकाल देंगे, डायरेक्ट कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप हमारे अगर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।